बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ दादी माँ पार्ट 2 का, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेखक अपने पुराने दिनों को, दादी माँ के साथ बिताए हुए दिनों को याद कर रहा है और कैसे दादी माँ की सहृदयता को दिखाता है कि अपने नियम की पक्की थी, इस नाते से डांटती रपटती हैं, लेकिन जब मदद की बात आती है तो वे बेटी के ब्याह में भी पैसे देती हैं। लेकिन जब पैसा मांगती हैं तो रामी की चाची से तो साफ साफ कहती हैं, सो तो ना होगा धनो, कि मतलब मैंने जो दिया है तुम उसे समय पर नहीं दोगी तो ये तो नहीं हुआ जा सकता, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी करना है अभी का अभी करना है। ये सारी बातें समझाती हैं। तो ये सारा वर्णन चलता है जब दादी माँ रामी की चाची को डांट रही होती है। उसी समय लेखक कहीं से आ जाता है और वो सोचता है कि दादी माँ को समझा दूं, और समझाने के ध्येय से कहता है कि बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो दादी माँ बीच में बोलने के काम से जोर से डांट के समझाती हैं कि चल चल चला आया समझाने। तो यहाँ तक की बात मैंने पढ़ाई थी, मैं अब इसके आगे की बातें आपको समझाती हूँ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने बेहवल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। अब कई दिन बीत गए थे इस बात को कि दादी जो है वो रामी की चाची को डांट रही थी, तो लेखक ने सुना था। फिर वो कई दिन व्यतीत होने के बाद लेखक इन सब बातों को भूल चुका था कि अचानक एक दिन रास्ते में रामी की चाची उन्हें मिल जाती हैं और ढेरों आशीर्वाद दादी के लिए देते हुए बोलती हैं। तो लेखक के मन में एकाएक आता है कि अभी इसी को तो दादी ने बहुत कुछ डांटा था रुपए पैसे वापस न देने के कारण। आज अचानक रामी की चाची इस तरह से दादी को ढेरों आशीर्वाद दे रही हैं। तो लेखक पूछ बैठता है, क्या बात है धन्नो चाची? मारे खुशी की उसके मुंह से शब्द नहीं फूटते हैं। बस वो इतना ही कहना चाहती है कि आज दादी के कारण वो उड़िन हो गई है, यानी एक तरीके से कर्ज से मुक्त हो गई है। तो वो बड़ी बेवल होकर कहती है कि उड़िन हो गई बेटा, कहने का मतलब बेटी का ब्याह करके जैसे उसको लगता था कि जैसे जीवन भर का कर्ज उसने उतार दिया हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी से वो छुटकारा पा गई हो। तो उसी बात को कहते हुए कहती है कि उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। और मालकिन यानी दादी को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि अभी कल आई थी और पिछला सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से शगुन के 10 रुपए के नोट भी दी और बोली कि देखो धन्नो, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई मत करना। उस जमाने में 10-5 रुपए की ये कीमत थी कि 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई मत करना, देवता है बेटा देवता। तो इस तरह से कहकर उन्होंने ये दिखाया कि किस हद तक वे अपनी जिम्मेदारी को समझती थी। दादी ऊपर से देखने में कठोर जरूर थी, मगर सहृदयता उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी।
वे किसी भी रूप में किसी के भी कष्ट को देख नहीं सकती थी। अर्थात जब कभी वो किसी को कष्ट में देखती तो उसकी मदद के लिए दौड़ी चली जाती। तो वही उन्होंने कहा कि मदद के रूप में आई और सब कुछ माफ़ करके बेटी का ब्याह का निपटारा कर दी। अब तो मैं कर्ज से उऋण हो गई। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा तो लेखक को लगा कि अभी यही दादी माँ तो अभी एक दिन रामी की चाची को इस तरह से डांट रही थी। तो उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, कह रहे एक दिन, अभी उस दिन तो बड़ा डांट रही थी। तो देखिए उसके बदले में उसने जवाब क्या दिया, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। कहने का मतलब मौके पर अगर किसी की मदद के लिए रुपया दिया है तो क्या बदले में मौके पर मांगे भी ना। ये तो बड़े लोगों का काम है कि अगर उन्होंने मौके पर रुपया दिया है तो निश्चित है कि वे मांगेंगे भी। मन ही मन लेखक की बात सोचता है तो मुस्कराने लगता है। उसे अच्छा लगता है कि दादी माँ की सहृदयता उसे बिल्कुल समझ में आने लगती है कि कितनी सहृदय थी। तो यानी दूसरों के प्रति उनके मन में कितना स्नेह था, ये स्नेह इस स्थान पर दर्शाता है कि परायों को भी अपना समझ लेती थी। मुंह से मौके पर डांटती भले थी, लेकिन जब गाढ़ा वक्त आता था, कठिन समय आता था तो दौड़ी हुई मदद करने चली आती थी। तो रामी की चाची की भी मदद करने पहुंच गई बेटी के ब्याह में। यहाँ तक एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह उन्होंने कहा कि थोड़े से रुपयों के लिए जगहसाई मत करना, अच्छे से बेटी का ब्याह करना। तो ये था दादी का स्वरूप। फिर किशन के विवाह का समय नज़दीक आ गया। अब किशन के विवाह के दिनों की बात लेखक याद कर रहा है कि किशन का विवाह करीब आ गया और 4-5 रोज पहले से औरतें रात रात भर गीत गाती थी। विवाह की रात को अभिनय होता था। तो गांव में विवाह ऐसे ही होता है कि विवाह के 15 दिन पहले, पुराने ज़माने में 1-1 महीना पहले घर में गाना बजाना शुरू हो जाता था। उसके कुछ समय के बाद व्यस्तता जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे धीरे धीरे ये गाने बजाने का नियम सिमट कर 15 दिन पहले होने लगा। और 15 दिन से फिर लोग धीरे धीरे, व्यस्तता बढ़ती जाती थी और मनोरंजन के लिए दिन कम करने पड़ते थे, तो लोग 1 हफ्ता पहले गाने बजाने का कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। आजकल के दौर में देखें तो सिर्फ 1 दिन पहले ही कोई गाना बजाना होता है। हफ्ते 10 दिन पहले किसी को इतनी छुट्टी नहीं होती कि किसी के घर जाके गाने बजाने के लिए रोज़ इकट्ठा हो। तो इस तरीके से वो यहाँ पर दिखाया है कि विवाह के दिन लोग अभिनय करते थे, नाटक करते थे। औरतें जो होती थी, घर की महिलाएं, तब बारात में नहीं जाया करती थी आज की तरह। तो वे घरों में रहती थी और पुरुषों का रूप वेश बदल कर विभिन्न प्रकार के नाटक खेलती थी। तो यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के दृश्य दिखाए जाते थे और नाटक, उनके विवाह की रात जो नाटक महिलाएं खेलती थी, उस नाटक में झूठ मूठ का विवाह कराना, बारात ले जाना, पुत्रोत्पत्ति, हर तरह का पर्व, गाना बजाना, नाचना आदि करके एक नाटक के तौर पर विवाह का रस्म निभाना आदि किया जाता था। लेकिन शर्त ये थी कि ये सारा पार्ट जो था सिर्फ औरतें करती थी, पुरुषों का इसमें कोई भागीदारी नहीं होती थी। तो लेखक उस समय बीमार था और बीमार होने के कारण ये बारात में नहीं जा पाए। और मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। उसके भी बारात में न जाने की वजह थी कि बारात निकल जाने के बाद वो घर पहुंचा था। तो
तो बारात जाने से वो छूट गया तो वो भी नहीं गया। तो दो लोग, लेखक और लेखक का ममेरा भाई राघव, ये दोनों जो थे दालान में सोए हुए थे और बारात जाने में देर से पहुंचने के कारण ये भी ना जा सके। अब औरतों ने इस पर आपत्ति की कि विवाह की रात में जो अभिनय किया जाता है उस अभिनय में सिर्फ स्त्रियां होती हैं और यहाँ पर दो पुरुष हैं, तो ये इनको यहाँ नहीं सुलाना। दादी माँ ने आपत्ति जताई कि चलो ये सब होता है, घर का बहुत बुजुर्ग हो, बच्चा हो, अगर वो बारात में नहीं गया है और अगर किसी कारण से वो घर में रह गया है तो अगर वो सोया है तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग नाचो गाओ। महिलाओं की आपत्ति थी कि ऐसे आयोजन में पुरुष नहीं होते तो इन्हें हटाना चाहिए। तो दादी माँ बिगड़ पड़ी, कह रही है तो लड़का है, लड़के से क्या पर्दा, बच्चों से क्या पर्दा, लड़के और बर्मा एक सा होता है, यानी लड़के तो भगवान का स्वरूप होते हैं, इनसे किस बात का पर्दा, चुपचाप अपना कार्यक्रम करो, नाचो गाओ, मौज मनाओ, हर तरह से मस्ती करो। ये बच्चे हैं, मुँह ढक के सो जाएंगे, इन्हें इनसे सब चीज़ से क्या मतलब है। अब मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। अब दादी माँ ने लेखक की तरफदारी की और जहाँ उनका ममेरा भाई राघव सोया था वहीं पे पास में एक चारपाई और लगा के लेखक को भी चादर उड़ा के दादी माँ ने समझा दिया कि मुँह ढक के सो जा, कोई नहीं जानेगा। तो उन्होंने चुपके से उसे भी सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से हंस न दूँ। अब लेखक को नीचे, चादर के नीचे नीचे से औरतों का ये दृश्य जो था विवाह का, वो देख देख कर उसे हंसी आ रही थी। उसे मन में आ रहा था कि कहीं वो जोर से हंस न दे, हंसी ना निकल जाए उसकी, और जोर से हंस दिया तो उसका भेद खुल जाएगा, तो बाहर निकाल दिया जाएगा। पर लेखक की कोई भाभी थी, जब वो नाटक करती हैं तो लेखक उनके तौर तरीकों को देखकर उसकी हंसी नहीं रुकती है और वो जोर से हंस पड़ता है, और जोर से हंसते ही उसका भंडा फूट जाता है। सब लोग जान जाते हैं कि यहाँ पर कोई सोया है, तो वो मना करते हैं कि इसको यहाँ से हटाओ। देवू की माँ जोर से आती हैं और लेखक के ऊपर जो चादर पड़ी रहती है पैर की तरफ से चादर खींच लेती हैं और दादी माँ से उलाहना देती हुई, शिकायत करती हुई कहती हैं कि कहो दादी, कौन सा बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध ही पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है। तो दादी माँ ने, जब देवू की माँ ने शिकायत की, चिढ़ाया, पैर पर से चादर खींच ली, बहुत तरह से छेड़ना शुरू करती हैं, तो दादी माँ ने बहुत समझाया बुझाया और कहा कि छोड़ो, जाने दो, मत परेशान करो, लड़के से क्यों लगती हो। बहुत तरीके से उन्होंने समझाया। अब लेखक अपना मुंह ढके हुए किसी तरह से वहाँ समय व्यतीत करके पड़े रहते हैं। अब बहुत कई दिन बीत गया। अचानक रास्ते में एक दिन कहीं आते जाते के रास्ते में देवू की माँ उसे मिल जाती हैं और चिढ़ाने लगती हैं, क्योंकि औरतें तो गांव घरों में जो थोड़ी पद की पड़ती थी, जो जिनका रिश्ता कुछ हंसी मजाक का पड़ता था, नंद भाभी का हो, देवर भाभी का हो, तो वे बहुत छेड़छाड़ करती थी। तो उन्होंने भी छेड़छाड़ की और चिढ़ाया कि कल वाला बच्चा, भाभी, मैं वहाँ से जोर से भागा। जब वो चिढ़ाने लगती हैं, कह रहे देखो ये तो कल वाला बच्चा है, नन्हा सा आज इतना बड़ा हो गया। तो उसे बहुत शर्म आती है लेखक को, और लेखक ये सोचता है कि अब
देबू की माँ उसे चिढ़ाएंगी, परेशान करेंगी, तो वो भाभी कह करके ज़ोर से वहाँ से भाग खड़ा होता है कि अब उसे कोई ना चिढ़ाए। दादी माँ के पास जाके चुपचाप, जैसे बच्चे अब कहीं से कोई शिकायत होती है तो माँ के आंचल में जाके छुप जाते हैं, वैसे ही लेखक भी दादी माँ के आंचल में जाकर, गोद में जाकर छिप जाता है। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते तो अभय दान मिल जाता। अब मैंने पुराने ज़माने से ये देखा है कि जब कभी बच्चे कोई गलती करते, माँ, बड़ा घर का या पिता कोई भी उसे डांटने या मारने उठते तो बच्चे सबसे पहले दादी नानी की गोद में जाके छुप जाते थे, दादी नानी से शिकायत करते थे और मुंह डाल करके रोने का बहाना करते हुए ऐसे सुनाते जैसे उनकी कोई गलती न हो, और माँ या पिताजी उसे अनायास मारने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिखा करके अपने लिए क्षमा मांगते हुए कि माँ को ही डांट मिलेगी, दादी उसे डांटेंगी, ऐसा कह के वे समझाने की कोशिश करती हैं। और दादी की छत्र छाया में खड़े हो जाने पर फिर कोई नहीं बोलता था। दादी नानी के पास चले जाने पर बच्चों की सुरक्षा सबसे पहले हो जाती है, उन्हें कोई नहीं बोलता। तो लेखक को भी यही लगता था कि दादी की गोद में जाकर कैसे छुप जाए। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब चूंकि लेखक के हाथ में दादी माँ के स्वर्गवास का पत्र पड़ा है और लेखक उस पत्र को लेकर दादी माँ के साक्षात स्वरूप को संस्मरण की तरह, कहानी की तरह उनके साथ बिताए हुए एक एक पल को याद कर रहा है और उन्हीं यादों को यहाँ पर लिखा जा रहा है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। अब दादी माँ की बातों को याद करते हुए कि कैसे कैसे हर मौके पर दादी माँ खड़ी हो जाती थी, दादी माँ की याद लेखक को आने लगती है कि किस तरह से दादी माँ हर समय सामने खड़ी रहती थी, हर परिस्थितियों में एकदम स्थिर भाव से। तो उसी को याद करते हुए लेखक सोचता है, परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। परिस्थितियों का वात्या चक्र, परिस्थितियों की तेज हवाएं, गोल गोल घूमती चक्रवात जैसी हवाएं पूरे जीवन को सूखे पत्ते की तरह, जैसे हवा जब बहुत तेज आती है तो जीवन जो है वो सूखे पत्ते की तरह, जैसे सूखा पत्ता उस हवा के आगे नहीं टिक पाता, उसी तरह जीवन के उतार चढ़ाव की जब आंधी आती है तो मनुष्य का जो जीवन है वो बिल्कुल पत्ते की तरह हिल जाता है। इसे दादी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती थीं। उनका स्वभाव बहुत मिलनसार था, सभी के लिए वो तैयार रहती थी, लेकिन दादा की मृत्यु के बाद उनके मन में हमेशा उदासी दिखाई पड़ती थी, हमेशा वो उदास चेहरे से रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता और उन्हें पूरा संसार कैसे लगता था, जैसे धोखे की पतली सी चादर बीच में पड़ी है
सभी उस चादर के आर पार है एक पर्दा, टाटी जिसको कहते हैं। टाटी को यहाँ लिखा है धोखे की टट्टी। तो धोखे की टाटी मतलब धोखे का आड़। जीवन में एक धोखे का आड़ जो दादी माँ ने अनुभव किया था उसी को कहा गया है। दादा ने स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अब उन्हें याद आने लगा कि जब कभी उनकी बात दादा से होती तो दादा उन्हें हमेशा यही आश्वासन देते थे कि तुम्हारे बाद मैं जाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दादा की मृत्यु पहले होती है, दादी बच जाती हैं, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उदास रहने लगती हैं। वे सदा उन्हें आगे भेजकर पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति को और भी डावाडोल कर दी। अब दादा की मृत्यु के बाद झूठी हमदर्दी जताने वाले जो दादा के मृत्यु से बहुत दुखी नहीं थे, वे झूठी हमदर्दी जताने के लिए बिल्कुल आसपास भटकने लगते थे, जैसे कि वो बहुत बड़े भक्त हों दादा के। ठीक इसी तरह जब दादा के श्राद्ध की बात आई, दादी ने बहुत मना किया कि अतुल संपत्ति, अपार संपत्ति खर्च करने से कुछ नहीं मिलेगा। जिनको जाना था चले गए, लेकिन लेखक कहते हैं कि पिताजी उस बात को नहीं माने और दादा के श्राद्ध में उन्होंने बहुत ज़्यादा संपत्ति नष्ट की। घर की तो थी नहीं, पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं, यानी कि जितनी भी अधिक से अधिक पैसा वो श्राद्ध में लगा सकते थे सब लगा दिया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। अब एक समय की बात याद करते हुए लेखक कह रहे हैं कि दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। अब किसी समय की बात को लेखक याद कर रहा है कि जो वक्त था वो माघ के महीने का था। माघ कड़ाके की जाड़े के समय को कहते हैं और खूब भयानक जाड़ा उस समय पड़ रहा था। पछुआ हवाएं, पश्चिम से चलने वाली जो हवाएं हैं वो बिल्कुल ऐसी तीखी हवा शीतलहर की तरह चल रही थी जैसे वे हड्डियों में छेद कर दें। तो ऐसी ठंडी हवाएं बह रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। अब लेखक ने देखा था कि माँ जाड़े के महीने में भी दादी माँ गीले कपड़ों में संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठ के कुछ प्रार्थना कर रही हैं, कुछ याद कर रही हैं। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। लेखक याद करता है कि मैंने दादी माँ को कभी रोते नहीं देखा था, कभी भी मैंने उन्हें आंखों में आंसू भरे हुए नहीं पाया था। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी दादी माँ बहुत ज़्यादा धैर्य से काम लेती थी और वही लेखक ने उन्हें परखा था कि कभी भी उन्हें आंसू भरी आंखों से नहीं देखा था। तो लेखक कहता है कि बहुत देर तक मन मारे मैं उनके पास बैठा रहा। लेखक याद करता है कि बहुत समय तक दादी माँ की इस स्थिति को देखकर लेखक उनके पास ही बैठा रहा। काफ़ी देर के बाद दादी माँ आँख खोलती हैं और लेखक धीरे से कहता है, दादी माँ। अभी बस इतने ही शब्दों में लेखक और दादी माँ के बीच का जो प्रेम था अचानक जैसे उमड़कर सामने दिखाई पड़ गया। तो उसने सिर्फ इतना ही कहा कि दादी माँ
कहने का तात्पर्य है कि वो दादी माँ से जानना चाहता है कि तुम यहाँ अकेले क्यों उदास बैठी हो। तो दादी माँ ने जब देखा कि लेखक को के पास ही बैठा है तो कह पड़ती, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। तो दादी माँ ने प्यार की एक छोटी सी झिड़की दी, ये कहते हुए कि अरे तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है। दादी माँ से लेखक कहता है, दादी माँ एक बात पूछूं, बताओगी ना। तो दादी माँ से एक आग्रह करता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आप मुझे बताएंगे ना। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा और इतनी बात कह के जब दादी माँ ने लेखक की आंखों में आंखें डालकर ये पूछना चाहा कि हाँ पूछ, क्या कहना चाहता है, इस भाव से जब लेखक की ओर दादी माँ ने देखा तो दादी ने कहा, क्या है पूछ, तुम रोती थी। तब लेखक ने दादी माँ से सवाल किया कि क्या तुम अभी रो रही थी। दादी माँ मुस्कराई। दादी माँ बच्चों के सामने नहीं रो सकती थी, बच्चों के हृदय को कष्ट होगा, तो वो मुस्करा के कहती, पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना, चल चल। और बात को बदलते हुए कहती, तूने अभी खाना नहीं खाया है, चल मैं तुझे खाना दूँ। और वो पुरानी बात को हटाने के लिए, दिमाग से निकालने के लिए लेखक भूल जाए, इस नाते से वो ऐसे कहती, चल तूने अभी खाना नहीं खाया, खाना देती हूँ। तो लेखक ने कहा, धोती तो बदल लो दादी माँ। लेखक ने दादी माँ से बड़े प्यार से कहा कि तुम गीली धोती पहने हुए बैठी हो, इसको तो बदल लो। तो दादी माँ ने बड़े प्यार से ही, उतने ही प्यार से उत्तर दिया, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और उसने कहा कि चल चल कोई बात नहीं है, मुझे सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगता, चल मैं तुझे खाना देती हूँ। कहने का मतलब कि दादी माँ ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उनकी आंख में आंसू देखे और उनसे ये पूछे कि आखिर क्या हुआ है। फिर सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। अब दूसरे दिन की बात है, लेखक खा पी कर सो गया। अचानक उठता है तो देखता है कि सुबह चारपाई पर पिताजी और किशन भैया मन मारे हुए कुछ अनमने से बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और बात उस लेखक के कानों में पड़ती है कि दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा लेखक के कानों में पड़ता है। तो इतना ही लेखक ने सुना कि उसके पिता ने कहा कि रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ लोग पहले का पैसा नहीं वापस किए और कोई दे भी नहीं रहा है। वे रोने रोने के से हो गए थे और ऐसा कहकर पिताजी की आंखों में आंसू डबडबा गए कि पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। तो दादी माँ ने पिताजी को समझाते हुए कहा, रोता क्यों है रे। दादी माँ ने उनकी माथा चलाते हुए कहा। दादी माँ ने पिता को समझाया, लेखक के पिता को समझाया कि तू रो क्यों रहा है, अभी मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं तो खड़ी हूँ। तो दादी माँ ने उनका माथा चलाते हुए कहा, मैं भी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली और पिताजी को रोते देखकर वो दौड़ते हुए गई और कमरे के संदूक को खोलकर एक चमकती हुई चीज़ निकाली, कंगन कह सकते हैं। तो वो कंगन लिए हुए हाथ में आती हैं और उसको पिताजी के हाथों की तरफ बढ़ाती हुई कहती हैं, ये दादा, तेरे दादा ने यह कंगन मुझे उसी दिन के लिए पहनाया था। और उनका ये गला भर आया ये कहते कहते कि तेरे दादा ने मुझे ये कंगन इसी गाढ़े वक्त के लिए दिया था कि जब कभी ऐसा हो तो इससे काम चला लेना। और ये कहते कहते उन्हें दादा की याद आ जाती है, गला भर आता है।
मैंने इसे पहना नहीं। दादी माँ सफाई देती हैं कि दादा ने दिया तो ज़रूर, मगर मैंने इसे कभी पहना नहीं। इसे सहेज कर रखती आई हूँ। मैंने हमेशा इसे संभाल कर रखा था, पर यह उनके वंश की निशानी है। दादी माँ ने बताया, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ये पैतृक निशानी है, और इसी कारण मैंने भी इसे पहना नहीं, संभाल कर रखा था। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। और उन्होंने उदाहरण दिया कि पुराने ज़माने के लोग गाढ़े वक्त के लिए हमेशा कुछ ना कुछ इकट्ठा करके रखते थे और हमेशा सोच लेते थे कि कभी कोई कठिन परिस्थिति आएगी तो कौन मदद करेगा। सचमुच मुझे दादी अब शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। अब लेखक कहते हैं कि मुझे दादी का जो स्वरूप था बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे किसी देवता के द्वारा दी गई कोई शापित देवी हो और धरती पर अवतरित हो गई हो। ऐसा दिव्य स्वरूप, ऐसी दिव्य भावना, ऐसा सरल स्वभाव, सहृदयता, ममता की साक्षात मूर्ति दादी माँ, जैसे लगता था कि सारी दुनिया की जिम्मेदारी उनके माथे पर है। और लेखक कहते हैं कि मुझे उनका इस समय वो स्वरूप देखकर ऐसा ही लगता था जैसे कोई शाप भ्रष्ट देवी हो और इस धरती पर उतर आई हो। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। अब कहानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं आ जाता है, फिर कहानी का वो हिस्सा जुड़ जाता है और अचानक जैसे नींद से लेखक जगा हो और एक धुंधली सी छाया उनके आँख के सामने निकल आती है। वो देखते हैं कि सामने खजूर के पेड़ से एक कौवा उड़ता हुआ उनके ऊपर से निकल जाता है और खिड़की के ऊपर पांखें फैलाकर दौड़ता हुआ उड़ता हुआ बैठ जाता है। और लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र अभी भी पड़ा है। पुरानी यादों में खोया हुआ लेखक, जैसे लग रहा था उसकी आंखों के सामने दादी माँ की जो छाया है वो बिल्कुल धूमिल होती चली जा रही है। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। मन बार बार अपने मन से ही पूछता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि जब कभी अचानक आप किसी के लिए मृत्यु का समाचार सुन लें तो आपका मन उसे विश्वास करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता, और ऐसी स्थिति में मन भीतर ही भीतर इस बात को विश्वास नहीं करता कि कोई भी व्यक्ति, आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। तो लेखक ने जब दादी माँ के बारे में पत्र में पढ़ा तो उसे अपने कानों पर, अपनी आँखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि क्या सचमुच दादी माँ हमारे बीच नहीं है। वो पत्र हाथ में लिए बस यही सोचता रहता है कि आज तो दादी माँ हमारे बीच नहीं है और उनकी यादें ही अब हमारे बीच शेष बची हैं। इन्हीं बातों को यहाँ पर लेखक ने कहानी के माध्यम से अपने संस्मरण को प्रस्तुत किया है। दादी माँ के साथ बिताए हुए समय को याद करते हुए ये कहानी लिखी गई है, जिसे मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।